बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा हम चैप्टर नंबर 13 को स्टडी कर रहे हैं और कल मैंने आपको एंड पे जो बातें बताई थी ना वो था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। आज हमने बेटा पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस क्या है। हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है वो दो जगहों पे हो रहा है। एक हो रहा है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरी। ये अंदर एल्वियोलाई है और बाहर ये हमारा ब्लड है। तो आप यूं याद कर लें, एक बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस चलता है बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान, ब्लड और लंग्स के दरमियान। अगर आपको ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स याद हो तो ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती हैं। एक तरह की ब्लड वेसल्स वो हैं जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, एक तरह की ब्लड वेसल्स वो हैं जो कैपिलरीज हैं, और एक तरह की ब्लड वेसल्स वो हैं जो वेन्स हैं। देखो ये ऊपर आर्टरीज हैं, दरमियान में कैपिलरीज और सबसे नीचे वेन्स। कैपिलरीज के बारे में आपने पढ़ा है कि ये वो साइट होती है विच इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये वो जगह होती है जहां पर क्या होना है, गैसियस एक्सचेंज ने होना है। क्योंकि कैपिलरीज जो हैं इसमें से गैसेस और न्यूट्रिएंट्स निकल के, यानी ऑक्सीजन निकल के पहले हमारे सेल्स के अराउंड जो फ्लूइड है उसका हिस्सा बनेगी, फिर हमारे सेल्स की तरफ जाएगी और न्यूट्रिएंट्स भी ऐसे जाएंगे, और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई है वो इधर आएगी। तो कैपिलरी क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज है। हमारी जितनी भी आर्टरीज होती हैं उन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड द अम्बिलिकल आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी को छोड़ के जितनी भी आर्टरीज है ना उन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी अच्छा खून होता है। जबकि जितनी भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन एंड द अम्बिलिकल वेन। इनको छोड़ के हमारी जितनी भी वेन्स है ना उन तमाम के अंदर कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस आपने कैसे स्टडी करना है। देखो हमने दो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करना है। एक ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन कैसे ना हमारे लंग से ब्लड में आई, फिर ब्लड से हमारे बॉडी सेल्स तक जाएगी, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, के कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सेल से इकट्ठी होके हमारे ब्लड में आएगी, ब्लड से फिर लंग्स की तरफ आएगी और लंग्स उसको हमारी बॉडी से बाहर पुल आउट करवा देंगे, ठीक है, बाहर भेज देंगे। तो हमने इन बातों को स्टडी करना है। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में दो तरह की गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन है। एक ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन की और एक ट्रांसपोर्टेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की। एक ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की और एक इसकी है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब आप देखें, पहले ऑक्सीजन की बताता हूं जो कि आसान है। हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक तरह का पिगमेंट होता है और हम उस पिगमेंट को कहते हैं दैट पिगमेंट इज द हीमोग्लोबिन। हमारे आरबीसीज में बेटा एक तरह का पिगमेंट मौजूद होता है और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। और ये वो हीमोग्लोबिन है जिसका काम है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी करवाना, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन भी करवाना। समझ आई बात। देखो हीमोग्लोबिन ने क्या करना है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं और ऊपर एल्वियोलाई के सेल्स हैं, ऑक्सीजन सारी वहां पर इकट्ठी हुई है। ये हमारा एक रेड ब्लड सेल था और रेड ब्लड सेल्स को सराउंड करने के लिए आपको पता है ना, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक ब्लड सेल्स और दूसरा प्लाज्मा। तो 97% ऑक्सीजन ऐसी है जो हमारे लंग्स से ना डायरेक्टली हमारे रेड ब्लड सेल्स में जाती है। कितनी है वो, 97%। और वो ऑक्सीजन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में जाएगी वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
जैसे कि ये लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन ने क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है और बाइंड करने के बाद क्या बना देना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देना है। देखो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को आप हीम पार्ट कहते हो, दैट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, और एक पार्ट ग्लोबिन पार्ट है। हर हीमोग्लोबिन के अंदर ना 4 हीम पार्ट होते हैं, हर हीमोग्लोबिन में 4 हीम पार्ट होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ना 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करने की सलाहियत रखता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर से, ये बाहर एटमॉस्फेयर था, वहां से ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आई, लंग्स से हमारे ब्लड के अंदर पहुंची और ब्लड से कहां जाएगी, हमारे सेल्स तक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ना पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। कि अगर आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखें तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर से कम हमारे लंग्स में, लंग्स से कम हमारे ब्लड में, और सबसे लीस्ट ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ना हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर होता है, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर होता है। तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है ना वो एटमॉस्फेयर के अंदर है। तो एक कंसीडर किया जाता है कि सी लेवल के ऊपर ना ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 150 टू 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। हमारे लंग्स के अंदर कंसीडर किया जाता है जी 100 टू 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि ब्लड के अंदर कंसीडर किया जाता है 75 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि बॉडी सेल्स पर कंसीडर किया जाता है जी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ना 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताई थी कि लंग्स डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू आइदर पुल द एयर इनसाइड आइदर पुल द एयर आउटसाइड, बल्कि क्या होता है, देयर इज द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में है। इसका मतलब है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से किधर आएगी, लंग्स की तरफ आएगी। फिर लंग्स में ज्यादा लेकिन ब्लड में कम, तो लंग्स से किधर चली जाएगी, ब्लड में। फिर ब्लड में ज्यादा सेल के मुकाबले में, लंग्स के मुकाबले में कम, सेल के मुकाबले में ज्यादा, तो ब्लड से किधर चली जाएगी, वही ऑक्सीजन सेल्स की तरफ चली जाएगी। मैंने आपको बताया कि जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ रही है ना एटमॉस्फेयर से, जितनी भी ऑक्सीजन आ रही है उसका 97% ऑक्सीजन ऐसी होती है जो डायरेक्टली हमारे रेड ब्लड सेल्स में जाती है। और वो जो 97% गई है ना, उस हीमोग्लोबिन ने क्या करना है, ऑक्सीजन ने क्या करना है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देना है। हर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करवाने की सलाहियत रखता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा होना तो उसकी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। अगर आप अपने 100 ml ब्लड को देखें तो हमारे 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 20 ml होती है पर 100 ml ऑफ द ब्लड। हीमोग्लोबिन हैज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द 20 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड, और ये वैल्यू तब होती है जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो। आमतौर पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ना हम कहते हैं सी लेवल पे अगर इतना है ना, सी लेवल पे मैक्सिमम होता है 150 टू 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, तो फिर आपको ये वैल्यू अचीव होती है। आमतौर पे इतनी वैल्यू अचीव नहीं होती। आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको एक बात का पता हो कि जो हमारा 100 ml ब्लड होता है ना, उस 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितनी होती है, 15 ग्राम। 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितनी होती है, 15 ग्राम। और जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है उसके पास कैपेबिलिटी है कि इट कैन कैरी द 1.34 ml ऑक्सीजन। 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन 15 ग्राम है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के पास कैपेबिलिटी है कि इट कैन कैरी द 1.34 ml ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml ब्लड में जो 15 ग्राम ऑक्सीजन है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, आप उस 15 को 1.34 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा तकरीबन 20.1।
यानी ये मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हम 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml बता रहे हैं ना, आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन देख लो कितनी है, फिर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को देख लो कितनी ऑक्सीजन कैरी करती है, फिर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को देख लो कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगी। देखो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है। हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो पर्पल रेड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है। मैं प्रीवियस स्लाइड की तरफ आता हूं, मैंने कहा था कि हीमोग्लोबिन वो जो हमारे आरबीसीज के अंदर जा रही है ना, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स इनटू द रेड ब्लड सेल्स, वो 97% है। बाकी की जो 3% बच जाती है वो 3% वो होती है जो डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर आती है। मैंने आपको प्लाज्मा, बल्कि आप अपनी चैप्टर 14 में पढ़ रहे होगे जहाँ आपने ब्लड की कंपोजिशन को पढ़ा है, वहाँ प्लाज्मा के अंदर आप ये पढ़ते हो कि मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? इसी पाथवे से आ रही है। तो 3% ऑक्सीजन ऐसी है जो हमारे एटमॉस्फेयर से लंग्स में आई है, लेकिन लंग्स से वो डायरेक्टली हमारे ब्लड प्लाज्मा में आई है, जबकि 97% ऐसी थी जो हमारे लंग्स से जो जो एटमॉस्फेयर है वहां से लंग्स में है, लंग्स से किधर आगे? डायरेक्टली हमारे आरबीसीज के अंदर आगे। अच्छा, भले ये वाली है भले ये वाली है, दोनों ही ऐसी ऑक्सीजन है जिन्होंने कहाँ जाना है? हमारे बॉडी सेल्स की तरफ जाना है, बॉडी सेल्स की तरफ जाना है। जहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाती है, वापसी रिएक्शन इस तरफ चला जाता है, वो ऑक्सीजन फ्री होती है और सेल्स की तरफ चली जाती है। तो आप देखें हमारे सेल्स पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो सबसे कम है जो बाकी जगह जो मेंशन किया उसके मुकाबले में, जिसकी वजह से क्या होगा? ये रिएक्शन वापसी इस तरफ को शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन फ्री होगी और बॉडी सेल्स की तरफ जाएगी। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे ही हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। अब आप देखो जरा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बताता हूं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को मुख्तलिफ फैक्टर्स ना अफेक्ट भी करते हैं। देखो हीमोग्लोबिन का कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा बनेगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जितनी ज्यादा बनेगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? देखो बुक में 3 लिखे हुए हैं, चौथा मैं आपको बताता हूं। पहली बात है पार्शियल प्रेशर, जो बुक में नहीं बताया गया लेकिन वो पीछे जहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बताई गई है वहां पर बताया गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है टेम्परेचर, और चौथा है इफेक्ट ऑफ पीएच। पहली बात, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रही होगी तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ आई ये बात? तो जितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा है। अगली बात है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना, ये रिएक्शन इधर को शिफ्ट हो जाता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाती है, टूट जाने के बाद ये हीमोग्लोबिन बनाएगी, ऑक्सीजन बनाएगी, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगी। वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगी और वो क्या करेगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगी, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाती है,
वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटने के बाद हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होना, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। या दूसरे अल्फाज में कहना चाहूं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन ज्यादा होगी। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के रिएक्शन वापसी इस तरफ को शिफ्ट होगा, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगी, ऑक्सीजन भी फ्री, वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के कम होने का मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन का ज्यादा होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, बल्कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगी। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन रही तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कम है। तो रिएक्शन बैक को शिफ्ट होगा, हीमोग्लोबिन फ्री होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। अगली बात, टेम्परेचर। आप रूटीन में देखो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, जब हम स्प्रिंटिंग करते हैं, जब हम वॉकिंग करते हैं, उस वक्त हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसम हमारा गर्म हो रहा है, तो उस वक्त आप बताओ, जब आप रनिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ जाती है ना। हम सांस तेजी से लेते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सांस तेजी से ले रहे हो तो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी सेल्स तक ज्यादा जानी चाहिए। ऑक्सीजन तभी ज्यादा जाएगी जब ये इक्वेशन बैक को शिफ्ट होगी, जब ऑक्सीजन फ्री होगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अनलोड करेगा, तब जाएगी बेसिकली। तब क्या होगा, उस वक्त ऑक्सीजन जाएगी। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, वापसी रिएक्शन शिफ्ट होगा। समझ आई बात। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। इसका भी क्या है, इनवर्स रिलेशन है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा, कम। या मैं कह सकता हूं डिसोसिएशन ज्यादा होती है, या मैं कह सकता हूं डिसोसिएशन क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ आ गई बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, और टेम्परेचर का भी। जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिलेशन था। पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। आखिरी बात मैंने मेंशन की हुई है पीएच। पहले तो पीएच चेंज का मतलब समझो कि ये हमारे पास ना पीएच का स्केल है, 0 से लेके 7 तक। ये जो एरिया है ये एसिडिक पीएच का है। 7 पर न्यूट्रल पीएच, और 7 के बाद क्या है, 14 तक बेसिक या अल्कलाइन पीएच। देखो पीएच को कम करने का मतलब क्या है। अगर पीएच कम कर रहा हूं, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं। ऐसा ही है ना, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच एसिडिक मीडियम के अंदर शिफ्ट होगी। मैं अगर पीएच को बढ़ा रहा हूं, यानी 7 से 14 की तरफ लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मैं कम कर रहा हूं। तो पीएच कम करूं, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, पीएच बढ़ाऊं, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। अब आप अगली बात देखो, अगर पीएच को मैं कम करूं, पीएच को मैं कम करूं तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम। पीएच को बढ़ाऊं, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब रीजन फाइंड आउट करनी है। देखो मैं पीएच को कम करूं, उसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं ना। जैसे ही हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं, वो जो मैंने इक्वेशन बनाई थी कि ये बनी हुई है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना है ये रिवर्स को शिफ्ट हो जाएगा।
हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगी, वो हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन करके एक एसिड बना देती है जिसे हम हीमोग्लोबिनिक एसिड कहते हैं। तो इट मींस के पीएच को कम कर रहा हूं तो हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि जी पीएच को आपने कम किया, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हुई। रीजन क्या हुआ कि पीएच को कम किया तो हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं, उन हाइड्रोजन आयंस के बढ़ने की वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, इक्वेशन बैक की तरफ शिफ्ट होती है, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाती है, हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन करेगी, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देगी। तो पीएच के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है कि हाइड्रोजन आयंस बढ़ाओगे तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, हाइड्रोजन आयंस कम करोगे तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। क्लियर? तो पीएच के साथ डायरेक्ट जबकि हाइड्रोजन आयंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये मैंने आपको बताया जी, वेरियस फैक्टर्स होते हैं और वो तमाम फैक्टर जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि हमारे पास ना बाकी कौन कौन सी चीजें हैं जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, अब इससे आगे की बात बताता हूं कि जी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन की तो आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ ली, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। थॉरली स्लाइड दिखाता हूं और फिर आपको एक बात बताता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, ये आप स्लाइड देखें, हीमोग्लोबिन का अपना कलर क्या होता है, पर्पल रेड, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, ब्राइट रेड कलर होता है। एट द लेवल ऑफ लंग्स द मैक्सिमम कैपेसिटी इज द 20 ml ऑफ द ब्लड एट द सी लेवल, यानी कि आप देखें सी लेवल के ऊपर पार्शियल प्रेशर सबसे मैक्सिमम होता है, तभी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 20 ml है। और ये 20 ml तब वैल्यू अचीव होती है जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो सैचुरेशन है ना वो 100% अचीव हो, 100% सैचुरेशन हो तो ये वैल्यू अचीव होती है। और आम तौर पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ 100% सैचुरेटेड नहीं होती, बल्कि कितनी सैचुरेटेड होती है, 98% सैचुरेटेड होती है। जब 98% सैचुरेटेड होगी तो ये वैल्यू कभी इतनी नहीं आएगी, बल्कि वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 19.6 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड हो जाएगी। वो वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, 20 ml नहीं रहेगी। क्लियर होगी बात? ये तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन थी। अगर आप आगे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन देखें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है वो मैं आपको बात बताता हूँ। हीमोग्लोबिन की बेटा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 20 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड है, लेकिन ये वैल्यू तब अचीव होती है जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम हो। आमतौर पे अगर आप बॉडी के अंदर देखेंगे ना तो ये वैल्यू अचीव नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़रा कम होता है, तो वो जो वैल्यू होती है वो 19.6 पे चली जाती है। तो वो तो आपने पढ़ा जी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये, अगर आप ब्लड को देखें तो ये ब्लड वेसल है, ऊपर आर्टरी, नीचे कैपिलरी और फिर वेन। हमारा जो आर्टीरियल ब्लड होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 19.6 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड है। हमारा जो वेनस ब्लड होता है ऑक्सीजन उसमें भी है और उसमें भी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 14.6 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, 14.6। इसका मतलब है आर्टरीज से वेन्स तक पहुंचते पहुंचते ये जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 5 ml का आ रहा है, और वो 5 ml कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है पर 100 ml ऑफ द ब्लड, 5 ml ऑक्सीजन ऐसी है पर 100 ml ऑफ द ब्लड जो हमारे सेल्स की तरफ चली जाती है। तो आर्टरीज हैं, आर्टरीज के अंदर भी ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन वहां पर भी ऑक्सीजन को कैरी करती है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 19.6 है। वेन्स हैं, ऑल्दो दे आर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ऑक्सीजन वहां पर भी है और वहां पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 14.6। यानी यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आया ना वो 5 ml ऑक्सीजन का आया है, और ये वो 5 ml ऑक्सीजन होती है जो हमारे ब्लड से निकलती है और ब्लड से निकलने के बाद कहाँ चली जाती है, हमारे बॉडी सेल्स की तरफ चली जाती है। समझ आ गई बात? तो ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन थी। मैंने आपको इसके ना वो सारा प्रीवियस लेक्चर के अंदर बातें बताई थी
ये एक स्लाइड आपको और दिखा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर की, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में ये बात मेंशन की हुई है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड गिव्स द 5 ml ऑक्सीजन टू द एरोबिक टिश्यूज। और जब भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 से भी नीचे चला जाता है तो फौरी तौर पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अनलोड कर देती है। ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं, उन फैक्टर्स के अंदर टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, इसका जो रिलेशन होता है ना वो इन्वर्स होता है, जबकि पीएच और ऑक्सीजन का रिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड वो है जिसने हमारे सेल से निकलना है, और सेल से निकलने के बाद किधर चले जाना है, हमारे ब्लड में, ब्लड से फिर किधर जाना है, हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर किधर जाना है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना है। लिखा हुआ है इट इज मोर सॉल्युबल देन द ऑक्सीजन इन द टिश्यू फ्लूइड। एरोबिक सेल है, डिसॉल्व इन द टिश्यू फ्लूइड, पासिस टू द ब्लड, मच मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑक्सीजन एज द रेगुलेटर ऑफ द नॉर्मल एल्वुलर वेंटिलेशन और द ब्रीदिंग। कार्बन डाइऑक्साइड ने कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होना है ये आपको अगली स्लाइड के अंदर दिखाया जाएगा। ये हमारे टिश्यूज हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ने ना हमारे टिश्यू से निकल के किधर आना है, हमारे ब्लड के अंदर आना है, हमारे ब्लड से निकल के किधर जाना है, हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स से किधर निकल के किधर जाना है, एटमॉस्फेयर के अंदर। अच्छा, मैंने आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताया था, सबसे ज्यादा किधर होता है, जरा मेमोराइज करें। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर से कम लंग्स में, लंग्स से कम ब्लड में, और सबसे लीस्ट सेल में। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखते हो तो ये रिवर्स है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर जो होता है वो हमारे सेल्स में होता है, 4 एरो लगा देता हूं। सेल से कम हमारे ब्लड में है, 3 एरो लगा देता हूं। ब्लड से कम जो होता है वो हमारे लंग्स में होता है, 2 एरो। और सबसे लीस्ट जो होता है वो कहां पर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, मैं 1 एरो लगा दूं। यानी रिवर्सल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ, यानी हमारी बॉडी सेल से निकल के ब्लड में आएगी, ब्लड से लंग्स में, लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लियर होगी बात। अब कैसे कैसे आएगी ये आपने देखना है। देखो 95% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है जो डायरेक्टली ना हमारे रेड ब्लड सेल्स में जाती है, 95%। सिर्फ 5% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी है जो हमारे ना ब्लड के प्लाज्मा में आती है। 5% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी है जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में आएगी, जबकि 95% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है जो हमारे सेल से निकलेगी और किधर आ जाएगी, हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर आ जाएगी। अच्छा, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में आती है उसका 70% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है जो वाटर के साथ कंबाइन करेगी। 70% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी है जो वाटर के साथ कंबाइन करेगी। As it combines with the water, it results in the formation of the carbonic acid H2CO3। और वो जो कार्बोनिक एसिड बनता है ना वो फौरी तौर पे डिसोसिएट हो जाता है, एंड आफ्टर द डिसोसिएशन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन आइंस एंड द बाइकार्बोनेट आइंस। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेड ब्लड सेल्स में कितनी गई है, 95% गई है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगी, कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन आइंस बनेंगे, बाइकार्बोनेट आइंस बनेंगे। समझ आई बात। तो ये जो रिएक्शन होता है ना उसको कैटालाइज करवाने के लिए ये जो लिखा हुआ है ना CA, ये एंजाइम है। उस एंजाइम का पूरा नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम होता है जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग को भी कैटालाइज करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ बाइंडिंग को भी कैटालाइज करवाता है, कार्बोनिक एसिड को बनने के बाद उसकी डिसोसिएशन भी करवाता है। यानी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आइंस बनाएगा, बाइकार्बोनेट आइंस बनाएगा। अच्छा, ये जो बाइकार्बोनेट आइंस होते हैं ना ये हमारे रेड ब्लड सेल से निकलते हैं, और रेड ब्लड सेल से निकलने के बाद किधर आ जाते हैं, हमारे प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। वो बाइकार्बोनेट आइंस जो हमारे RBCs में बने हैं वो यहां से निकलेंगे और किधर आ जाएंगे, हमारे प्लाज्मा में।
हमारे ब्लड का सबसे स्ट्रॉन्ग बफर सिस्टम होता है। जब नेगेटिव आयंस बाहर आ रहे हैं तो आयनिक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है। इस आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाने के लिए आप देखो कि हमारे प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस अंदर जा रहे हैं, अंदर से नेगेटिव जब बाहर आ रहे हैं तो उस नेगेटिविटी को कंपनसेट करवाने के लिए ना प्लाज्मा से नेगेटिव आयंस अंदर जाते हैं, और वो कौन से होते हैं? क्लोराइड आयंस। हम इसी को क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट आयंस हमारे आरबीसीज में बनते हैं, वो क्लोराइड आयंस बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो हमारे आरबीसी से निकल के ब्लड के प्लाज्मा में आएंगे, और ब्लड के प्लाज्मा में आपने पढ़ा है कि इनऑर्गेनिक आयंस या सॉल्ट होते हैं, और जितने भी इनऑर्गेनिक आयंस सॉल्ट है उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो सोडियम क्लोराइड है 2/3। तो वो क्लोराइड आयंस निकल के कहाँ जाएंगे? वापसी आरबीसीज में, ताकि आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाया जा सके। अच्छा, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस बाहर आए हैं ना, ये आके सोडियम के साथ कंबाइन कर जाते हैं, और 70% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है जिसने हमारे ब्लड से निकलना होता है और हमारे लंग्स में, और लंग्स से निकल के एटमॉस्फेयर में। 75% कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोर्ड का एमसीक्यू है, ये हमेशा बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में जाती है। तो वो बाइकार्बोनेट आयंस जो प्लाज्मा में आए थे सोडियम के साथ कंबाइन करेंगे, और इसी शक्ल के अंदर ना ये कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी, फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड हो जाती है और वो फिर बाहर निकल जाएगी। तो जो हमारे आरबीसीज में 95% कार्बन डाइऑक्साइड आई है, उसका 70% तो मैंने बाइकार्बोनेट की शक्ल में ट्रांसपोर्ट करवा दिया। बाकी के साथ क्या होगा? 20% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है। हीमोग्लोबिन के साथ वो 20% कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी, और ये क्या बनाएगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और जैसे ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी तो 20% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है जो इस शक्ल में जाती है, हमारे लंग्स में जाएगी, फिर वहां से एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। 5% कार्बन डाइऑक्साइड बाकी बच गई है हमारे रेड ब्लड सेल्स में, क्योंकि 95% आई थी। वो जो 5% बची है ना, वो पोटाशियम आयंस के साथ कंबाइन करेगी, विच आर प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड सेल्स को ही रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, और वो इस शक्ल में निकल जाएगी। तो हमारे सेल से 95% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी थी जो आरबीसीज में आई थी, जिसका 70% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गई? बाइकार्बोनेट की शक्ल में। 25% कैसे गई? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में। बाकी की जो 5% बच गई है वो कैसे जा रही है? पोटाशियम आयंस की शक्ल में। अच्छा, 5% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी भी थी जो प्लाज्मा में आई थी। वो जो 5% कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्लाज्मा में आती है ना, ये वाया प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स से फिर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। यह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी की स्लाइड ना पीछे मेंशन की हुई है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ना, ये पीछे टेबल एक बनी हुई थी, जिस टेबल पे मैंने उस वक्त फोकस नहीं करवाया। ये परसेंटेजेस ना आपने एज पर बुक याद करनी है, ये फेडरल की दी हुई हैं जो यहाँ पर मेंशन है, जिसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की शक्ल में है, 20% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में, 5% वाया कंबाइनिंग विद द प्लाज्मा प्रोटीन, एंड द अदर 5% वाया कंबाइनिंग विद द पोटाशियम आयंस प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स, समझ आई बात? तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। आप अगली नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो ये मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड ना ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है। अब ये वाली स्लाइड को आप देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑक्सीजन ना हमारे आर्टीरियल ब्लड में है और वेनस ब्लड में है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे आर्टीरियल ब्लड में भी होती है, वेनस ब्लड में भी होती है। कि मैंने ब्लड वेसल्स को ड्रॉ किया, ऊपर ये आर्टरीज, देन द कैपिलरीज एंड देन द वेन्स। ये जो आर्टरीज होती हैं, आपने पढ़ा था जितनी भी आर्टरीज हैं तमाम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो आर्टरीज हैं इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कितनी है? 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ द ब्लड। और जो वेनस ब्लड है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कितनी है? 54 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ द ब्लड। और ये सेल्स हैं। कैपिलरी इज द साइट ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब है आर्टरीज से वेन्स तक पहुंचते पहुंचते ये जो एक्स्ट्रा 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहां से आ गई है? ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे सेल से हमारे ब्लड के अंदर दाखिल होती है।
ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक्स्ट्रा 4 ml बढ़ गई है आर्टरी से वेन तक जाते जाते, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसका भी आपको मैकेनिज्म समझा रहा था कि हमारे सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे ब्लड के अंदर आई है। तो वो 4 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड आती है। तो इस वजह से लिखा हुआ आर्टीरियल ब्लड कंटेन्स द 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड whereas the venous blood contain the 54 ml of carbon dioxide per 100. In this way, each 100 ml of blood take 4 ml of carbon dioxide as it passes through the tissues and give 4 ml of the carbon dioxide as it passes through the lungs. ठीक है, तो वही जो 4 ml एक्स्ट्रा आई है वही वो कहाँ चली जाएगी, वो लंग्स के अंदर चली जाएगी और वहाँ से बाहर अनलोड हो जाती है। समझ आई बात? तो ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जिसमें हमने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ी है। अब आपको बताता हूं नेक्स्ट हमारे पास है, इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करता हूं, इससे आगे की जो बातें हैं वो सारी वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यूएट करता हूं। आज के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। जो भी बात आपको समझ नहीं आई वो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।